एक्सेस फॉर्मेशन इन एम्फीबिया का ये तीसरा ही लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग एम्फीबिया के जो एक्सेस फॉर्मेशन है उसमें 2 कदम आगे बढ़ने वाले हैं। अब तक जो क्लासिकल मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल एक्टिविटीज थी जो स्पीमैन्स ने एक्सप्लेन किया था, उन सब चीजों को देखा हम लोगों ने। न्यूवेकूप सेंटर को भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। न्यूवेकूप सेंटर का मतलब हो गया जिधर डोर्सल साइड होगा उधर न्यूवेकूप सेंटर। रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन से ये पता चलता है। तो न्यूवेकूप सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? इस फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है यह शुरू होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है न्यूवेकूप सेंटर का फॉर्मेशन होता है। और वह कैसे होता है? कि फर्टिलाइजेशन के समय साइटोप्लाज्मिक रोटेशन होता है। मैं डायग्राम से बता रहा हूं इसको। साइटोप्लाज्मिक रोटेशन होता है और इस रोटेशन के कारण न्यूवेकूप सेंटर जो है, न्यूकूप सेंटर जो है, इसका फॉर्मेशन होता है। और जिधर न्यूकूप सेंटर होता है वो डोर्सलाइज्ड होता है, मतलब डोर्सल साइड जो है, मतलब पीठ वहां फॉर्म करता है। तो फर्टिलाइजेशन के समय साइटोप्लाज्मिक रोटेशन का होना, उस न्यूवेकूप सेंटर का फॉर्मेशन होना और वो डोर्सल साइड के रूप में विकसित होगा। अब जब इसको डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया, अब इसलिए किताबों में भी देखेंगे तो सारे डायग्राम द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया है चीजों को। तो इस तरह से दिखाया जाता है कि ये जो है ना, ये एक एग है जो फर्टिलाइज हो रहा है। हम उसको 2 लेयर में करते हैं, भी ठीक है। अब क्या है कि सोचो कि इस इलाके में फर्टिलाइजेशन होता है, ये स्पर्म है, ये एग है। ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एग में जिस जगह पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, जैसे ही ये घटना होता है, इसमें एक खास तरह का रोटेशन शुरू हो जाता है। ये रोटेशन जो है, इस रोटेशन के कारण कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो अलग अलग इलाके में सेंट्रलाइज होना शुरू होते हैं। देखें कैसे। जैसे इस जगह पर ये फर्टिलाइज हुआ, ये एक रोटेशन यहां शुरू कर दिया, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो रोटेट करना शुरू किया। और रोटेट करने के कारण वो प्रोटीन, जो प्रोटीन डोर्सल बनने के लिए जरूरी था, जो अभी यहां था, ये प्रोटीन रोटेट करके इस जगह पर, और फिर हो सकता है कि आगे बढ़कर ये इस जगह पर आ जाए। ये जो प्रोटीन है ये डोर्सलाइजिंग प्रोटीन है, ठीक है। ये कब रोटेशन आता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। और इस रोटेशन के कारण जो डोर्सलाइजिंग प्रोटीन्स होते हैं वह अपना जगह बदलकर एक खास एरिया में आता है, जस्ट अपोजिट वाले एरिया में। अब जब यह अपोजिट वाले एरिया में आएगा, इसका नतीजा क्या होगा? और कौन प्रोटीन है जो कि इस तरह से वहां से मूव करता है, ठीक है ना। अगर इसको देखें तो हम लोग देखते हैं कि एक खास तरह का प्रोटीन है। उस प्रोटीन का नाम है DSH। DSH का फुल फॉर्म होता है डिसहेबल्ड प्रोटीन। जीन एंड प्रोटीन, जीन ऑब्लिक प्रोटीन करते हैं, ठीक है ना। यदि जीन के रूप में जीन पढ़ेंगे, प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन पढ़ेंगे।
अब जैसे ही इस एरिया में फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जैसे मैंने कहा, ये रोटेट करके एकदम अपोजिट साइड एरिया में ये आ जाता है डिसहेबल्ड प्रोटीन। ठीक है। और इस एरिया में आने के साथ साथ यहां पर और भी दूसरे प्रोटीन्स होते हैं जिनका साथ मिलता है, जैसे WNT11, जैसे DBP। DBP का फुल फॉर्म होता है डिसहेबल्ड बाइंडिंग प्रोटीन, DSH बाइंडिंग प्रोटीन। ये सभी घूमकर एक अपोजिट साइड पर आ जाता है। जिस साइड में ये आता है, ठीक है ना, इस साइड में आया, ये साइड जो है यह कहलाता है अब न्यूवेकूप सेंटर। यही न्यूवेकूप सेंटर के रूप में विकसित होता है। तो जिधर न्यूवेकूप सेंटर हो गया, वह इलाका डोर्सल के रूप में विकसित हुआ। मतलब अगर हम ऐसे कर दें तो ये जो हो गया वेंट्रल हो गया, पेट का हिस्सा, और ये जो हो गया डोर्सल हो गया। क्यों डोर्सल हो गया? क्योंकि यहां पर न्यूवेकूप सेंटर है। ये एक शुरुआती अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो गई। एक सवाल है, इफ रोटेशन इज ब्लॉक्ड या इनहिबिटेड, रोटेशन को रोक दिया जाए बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हम लोग क्या करें कि जो एग है ना, फर्टिलाइज्ड एग, उस एग पर हम लोगों ने इस पर क्या किया, विकल्प एक डाला। हम लोगों ने यूवी रेस पर डाल दिया। रिजल्ट क्या हुआ? एक। और दूसरा इसमें विकल्प है नॉर्मल, मतलब कोई यूवी रेडिएशन नहीं किया गया। तो क्या होगा रिजल्ट? हमें तो रिजल्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि रिजल्ट के आधार पर ही हम चीजों को लिखते हैं। जब यूवी रेडिएशन किया गया तो डोर्सलाइजेशन या डोर्सल वेंट्रल का भी हम एक शब्द ले सकते हैं, डोर्स एक्सिस नहीं बना, हिंदी में लिखती। और अगर ये नॉर्मल होता, यूवी रेडिएशन नहीं होता, तो रिजल्ट क्या हुआ? डोर्सल वेंट्रल एक्सिस बना। तो क्लियर कट देखा लोगों ने कि अगर रोटेशन नहीं हो, अगर रोटेशन को हम रोक दें, तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस नहीं बनेगा। ये क्लियर कट एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन विकसित होता है। और अब जो चर्चा होने वाली बात है वो ये कि भाई आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसका बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूवेकूप सेंटर, आखिर क्या माजरा है। वैसे तो हम लोगों ने अपने पिछले डायग्राम में इन सब प्रोटीन्स के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया, जो कि WNT है, DBP है, डिसेबल्ड बाइंडिंग प्रोटीन, डिसेबल्ड प्रोटीन है। इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है। उसी क्रम को अब यहां पर बताया जाना है। ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं जेनोपस में। जेनोपस जो कि एक एम्फीबिया है। जेनोपस जेनोपस में लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, हम लोग जो पिछला एक्सपेरिमेंट देखे थे, कि एग को 3 तरह के जोन में बांटा गया था। सबसे ऊपर वाले को बोला गया था एनिमल कैप, नीचे वाला को बोला गया वेजिटल कैप, और बीच वाले को बोला गया इक्वेटोरियल कैप। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है। और ये सभी जो है वो फ्यूचर में अलग अलग एरिया में विकसित होंगे। ये जो है वो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, ये जो एरिया है
ये प्रिजम्पटिव मेसोडर्म मतलब बीच का था। ये जो एरिया है ये प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। मतलब इस प्रकार से ये अलग अलग एरिया जो है वो अलग अलग जर्म लेयर में डेवलप करेगा। और हम लोगों ने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि अगर हम इस एरिया को यहां से हटा दें, इक्वेटोरियल सेल्स जो है अगर इसको हटा दें, ऊपर वाला सिर्फ एक्टोडर्म बनेगा, नीचे वाला एंडोडर्म बनेगा। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जो था वो बड़ा यूनिक था। और यूनिक क्या था, ऊपर वाला जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एनिमल सेल, एनिमल कैप सेल, और इसके नीचे हम लोग दूसरा लेयर लगा दें जिसे हम लोग बोलते हैं वेजिटल कैप सेल्स या वेजिटल सेल्स। तो लोगों ने देखा कि इसमें, इस लेयर में मेजोडर्म बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेजोडर्म बनना शुरू होता है। तो मन में जिज्ञासा हुई कि मेजोडर्म कैसे बन रहा है। जब इस चीज को स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट ने देखा, क्या देखा कि जो मेजोडर्म बनने वाला एरिया है वहां पर एक खास तरह का जीन एक्टिव था, एक्टिव एक्स ब्रा जीन। ये जीन का नाम है एक्स ब्रा। एक्स स्टैंड्स फॉर जेनोपस और बी आर ए स्टैंड्स फॉर इट्स स्पेसीज, दैट इज ब्रैकियूरी। ब्रैकियूरी, जेनोपस ब्रैकियूरी का ये जीन था। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया इस एरिया में ये जो जीन है जिसको हम लोग एक्सब्रा जीन कह रहे हैं, ये एक्सब्रा जीन जो है वो एक्टिव हुआ है। ये एक्सब्रा जीन जो एक्टिव हुआ, इस एक्सब्रा जीन ने क्या किया, एक प्रोटीन बनाया और उसका नाम है एक्सब्रा प्रोटीन। और ये प्रोटीन कुछ और नहीं बल्कि यह एक प्रकार का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। मतलब ये डीएनए से बाइंड करेगा और बाइंड करके ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा। अब जब यह ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा, यह किस तरह के प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगा, यह मेसोडर्म स्पेसिफिक प्रोटीन्स को, मतलब उसके जीन को एक्टिवेट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेट्स मेसोडर्म स्पेसिफिक जीन्स, स्पेसिफिक जीन्स को ये एक्टिवेट करेगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म, फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। अब ये कैसे इंड्यूस हो गया, ये एक्सब्रा कैसे। तब लोगों ने गौर किया कि अरे बाबा, ये जो एरिया है ना, इस एरिया से मेसोडर्म को बनाने वाले सिग्नल्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं। और ये जो एरिया है, यह एरिया थोड़ा सा से, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है रेड कलर से जो मैंने बनाया है, ये एरिया है न्यूवेकूप सेंटर। तो प्रमाणित ये हुआ कि न्यूवेकूप सेंटर्स के पास से, जो कि प्रिजम्पटिव एंडोडर्म वाले एरिया में है, इसने सिग्नल दिया और ये सिग्नल जो है मेसोडर्म के फॉर्मेशन को इंड्यूस किया। बढ़िया। अब जब बात आई न्यूवेकूप के, अच्छा मेसोडर्म को बनाने के लिए जो सिग्नल है वो न्यूवेकूप सेंटर ने ओरिजिनेट किया है, तो कौन सा सेल है या कौन सा प्रोटीन है जो कि न्यूवेकूप सेंटर में इस एक्सब्रा प्रोटीन को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है। तब ऑब्जर्व करने के बाद मिला क्या, बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन एक मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है, मल्टी सब यूनिट एंड मल्टीफंक्शनल
फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब आप देखें, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कई सब यूनिट का बना हुआ है और कई सारा काम भी परफॉर्म करता है। इसके बारे में क्या कहा गया बीटा कैटनिन के बारे में? ये मेजर प्रोटीन है, मेजर प्रोटीन इन द न्यूमेकूप सेंटर। ठीक है ना? न्यूमेकूप सेंटर का जो है ना, ये मेजर प्रोटीन है। न्यूमेकूप, मेजर प्रोटीन इन द न्यूमेकूप सेंटर that dorsalized the एम्ब्रियो। जो क्या करता है? एम्ब्रियो को डोर्सल बनाता है। तो बीटा कैटेनिन जिस एरिया में रहेगा अर्ली स्टेज में, वह एरिया क्या बनेगा? डोर्सल बनेगा। तो भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि बीटा कैटेनिन कोई मामूली प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये डोर्सल बनाने वाला प्रोटीन है। ये जिधर एक्ट करेगा वो साइड क्या बन जाएगा? डोर्सल। और जिधर ये एक्ट नहीं करेगा वो क्या बनेगा? वेंट्रल या कुछ और। अब ये जो बीटा कैटेनिन है, जो कि खुद में क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। यह किस सिग्नलिंग सिस्टम का एक आउटपुट है? ये भी तो महत्वपूर्ण होगा। तो इसके बारे में हम लोग फर्दर बोलते हैं, इट इज इंड्यूस्ड बाय, कई बार हम चर्चा करते भी हैं, WNT, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ट्रांसडक्शन पाथवे, इसलिए लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? WNT बीटा कैटेनिन। यहां पर क्या हो गया कि WNT सिग्नलिंग सिस्टम हो गया और बीटा कैटेनिन उसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। उसके अलावा इसमें हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं? इट इज अ मैटरनल प्रोटीन। मैटरनल प्रोटीन, एक मैटरनल प्रोटीन होता है, अर्थात ये पहले से ही एग में रहता है। एग में रहता है, तो मतलब ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनाया नहीं जा रहा है, बल्कि पहले से ही मौजूद है। और पहले ये क्या होते हैं? ये पहले पूरे सेल में इक्वली डिवाइड होते हैं। ठीक है ना? इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले बीटा कैटेनिन is distributed in all part of the egg. Beta catenin is evenly distributed in ooplasm. ooplasm में क्या होता है? एक समान ये बिखरा हुआ रहता है। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाए मामला बदल जाता है। ठीक है? बीटा कैटेनिन is restricted to dorsal side only। मतलब सिर्फ एक साइड में ये जो है ना, ये मतलब रहेगा। और वो जो जिस साइड में रहेगा वो साइड क्या कहलाएगा? डोर्सल साइड कहलाएगा। अर्थात अगर हम एक डायग्राम से इसको इलैबोरेट करें, तो हम दो तरह के हैं। और इस एग में आप देखें कि शुरुआती दौर में जो ये बीटा कैटेनिन है वो पूरे उपप्लाज्म में फैला हुआ है। आप देखें इसको, है ना? ये पूरे उपप्लाज्म में फैला हुआ है इस प्रकार से। और जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है
तो एक खास एरिया में ही ये आपको अब दिख रहा है। अब ये बाकी एरिया में इसकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम हो चुकी है। मतलब यहां बोले तो एक आध ऐसे कहीं दिखेगा। अब इसी चीज को हम कह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये तो बीटा कैटेनिन है साहब। अब ये जो बीटा कैटेनिन है यह प्री फर्टिलाइजेशन देखिए पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के उपरांत इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्टिव हो गया। अब जब सिलेक्टिव हो गया बट गया दो हिस्से में, ये जिधर ये नहीं के बराबर है, एकदम जीरो कभी नहीं होता है, ऐसे में एक दो बना है, मतलब बहुत कम रहता है। उधर बन जाएगा एंटीरियर साइड, सॉरी नॉट एंटीरियर, इट इज वेंट्रल साइड। और जिस एरिया में बीटा कैटनिन काफी ज्यादा है वो हो जाएगा डोर्सल साइड। इस प्रकार से बीटा कैटनिन वो डोर्सलाइजेशन को प्रमोट करता है, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ की जो न्यूवेकूप सेंटर की चर्चा हमने करी, वो न्यूवेकूप सेंटर भी किधर मौजूद है, वो भी इसी एरिया में मौजूद है, जिधर डोर्सल है उधर ही वो मौजूद है। ऐसे ये न्यूवेकूप सेंटर है। यह इसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब है कि एक मन में सवाल सभी विद्यार्थी को के उत्पन्न होगा कि सर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीटा कैटनिन यहाँ इस एरिया में ज्यादा है और इस एरिया में नहीं के बराबर है। कुछ तो हुआ होगा, कोई तो उसको रोकने वाला होगा। इसी चीज की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले इस डायग्राम को डिस्कस करें, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। क्या है कि जो GSK3 यह एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम जो है वो होता है ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3। ठीक है, यह एक एंजाइम है जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को 3 फॉस्फेट जोड़ता है। अब इसको यहां हम लोग देख रहे हैं GSK3। GSK3 का क्या रोल है, तो ये बीटा कैटेनिन को डिग्रेड कर देता है। बीटा कैटेनिन को डिग्रेड कर देता है। कहने का मतलब है कि जिस एरिया में रहेगा उधर बीटा कैटेनिन नहीं मिलेगा। अब आप देखें यहां GSK3 अगर एक्टिव हो तो बीटा कैटेनिन जो है ना डिग्रेड कर जाएगा, और इसका नतीजा क्या होगा कि यहां बीटा कैटेनिन नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो ये एरिया हो गया वेंट्रल। बढ़िया। अब ये GSK3 अगर इधर काम करना शुरू कर दे तो इधर भी बीटा कैटेनिन गोल हो जाएगा। इसका मतलब है यहां GSK3 को रोकना पड़ेगा। देखिए डिसहैविल्ड जीन ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स GSK3। ये GSK3 को इनहिबिट कर देता है। इसका मतलब यहां पर डिसहैविल्ड जीन जो है वह ब्लॉक कर दे रहा है किसको, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 को। अब ब्लॉक करने के कारण क्या हो गया, इसकी एक्टिविटी तो रुक गई साहब। रिजल्ट क्या हो गया कि बीटा कैटेनिन जो है वो यहां स्टेबल कर गया, और स्टेबल करने के कारण क्या होगा, इस एरिया में आपको बीटा कैटेनिन हमने बना ही दिया है, ढेर सारा दिख रहा है। जबकि इस एरिया में गाहे बगाहे ही एक दो दिखेगा, बाकी नहीं दिखे। तो ऐसा क्यों हो गया, बीटा कैटेनिन इधर स्टेबल हो गया क्योंकि यहां पर GSK3 को ब्लॉक कर दिया गया। इस सिंबल को ऐसे भी लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं।
तो मीनवाइल ये इसको ऐसे क्रॉस, हाँ ऐसे लिखें, डायरेक्ट लिखें। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर GSK3 जो है वो डिग्रेड कर गया, और GSK3 अगर डिग्रेड कर जाएगा तो बीटा कैटेनिन को कोई तंग करने वाला रहेगा नहीं। रिजल्ट होगा कि इधर बीटा कैटेनिन स्टेबल करेगा, और ये जो हिस्सा है वो हिस्सा हो जाएगा डोर्सल, और उधर ही न्यूवेकूप सेंटर का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं। जैसे पहला सवाल है यहां पर कि अगर हम लोग इफ वी यूज एंटीबॉडी of beta catenin at dorsal side, अगर डोर्सल साइड ऑफ एग में यूज करें तो क्या होगा रिजल्ट? रिजल्ट ये होगा कि जो एंटी बीटा कैट है बाइंड्स टू बीटा कैटेनिन। इससे क्या होगा? रोल ऑफ बीटा कैटेनिन इज इनहिबिटेड, और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा वेंट्रलाइजेशन। ये सब कंडीशन को भी समझना है कि अगर एंटीबॉडी यूज कर दे तो क्या हो जाएगा। एंटीबॉडी जाकर उस प्रोटीन से बाइंड कर उसको ब्लॉक कर देगा। मीनवाइल अब क्या है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में आपके लिए जरूरी है डिसहेबल्ड, और ये डिसहेबल्ड इस एरिया में कब आता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डिसहेबल्ड इस एरिया में आता है। डिसहेबल्ड के साथ यहां पर और भी प्रोटीन्स आते हैं लाइक WNT11 एंड डिसहेबल्ड बाइंडिंग प्रोटीन DBP। अब इन सबों का क्या रोल होता है? तो WNT11 के बारे में ये हम कहते हैं कि ये GSK3 के डिस्ट्रक्शन को स्टेबल करके रखता है। इट स्टेबलाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ GSK3 बाय कीपिंग एक्टिविटी। कैसे ये करता है? कीपिंग एक्टिविटी ऑफ डिसहेबल्ड। ये डिसहेबल्ड को एक्टिवेट करता है। मतलब ये किसको एक्टिवेट करता है? डिसहेबल्ड को। और डिसहेबल्ड किसको ब्लॉक करता है? GSK3 को। कई बार लोगों ने क्या किया कि WNT को हटा दिया। WNT हटाने के बाद लोगों ने देखा कि कुछ देर में डिसहेबल्ड भी हट गया, और उसका नतीजा क्या हो गया? GSK3 एक्टिव हो गया। तो ऐसा ना हो इसलिए WNT11 का कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए। अगर ये हटा देंगे तो फिर वो जो है ना, काम वहां पर पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, बूझना, और इसको एकदम दिमाग में क्या बोलते हैं, एकदम फोटोग्राफिक कॉन्सेप्ट में रखना, ये बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग इसके आगे कैसे ऑर्गेनाइजर में और भी जीन्स काम करते हैं, कैसे वेंट्रलाइज्ड होता है, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।